प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग आज कैसे हैं? आप लोग अच्छी तरह है। आप लोग आज पढ़ेंगे बच्चों 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय सेना। ठीक है, चलिए हम लोग पहुंचते हैं अपने चैप्टर पर। ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय सेना, या तो बच्चों इसे ब्रिटिश क्राउन कहा जाता है या तो कहा जाता है ताज के अधीन भारतीय सेना। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम पहुंचेंगे बच्चों। 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद जो इसके पहले अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में सत्ता स्थापित थी, जिसका कार्य जो देख रेख था ब्रिटिश गवर्नर जनरल करते थे। ठीक है, कंपनी का गवर्नर जनरल जो है करता था। अभी तक कंपनी के गवर्नर जनरल के माध्यम से संपूर्ण सत्ता जो है, संपूर्ण कार्य संचालित होते थे। जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने संपूर्ण भारत के उपनिवेश, भारतीय उपनिवेश की सत्ता अपने हाथों में ले ली। अब जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल जो सत्ता अपनी चलाते थे यहाँ पर, जिसके द्वारा यहाँ शासन स्थापित किया जाता था, अब उनका स्थान ले लिए वायसराय ने। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रिटिश महारानी ने अपने वायसराय के माध्यम से भारत में कार्यों को संचालित करना प्रारंभ किया। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर कभी पूछा जाता है तो ये आप मान के चलिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कार्य करते थे और ताज के अधीन या ब्रिटिश क्राउन के अधीन, जो कि 1857 की क्रांति के बाद प्रारंभ हुआ, तो इसके अधीन जो है वायसराय जो है संपूर्ण कार्य का संचालन करने लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ बच्चों? 5 सितंबर 1858 को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन या ताज के अधीन वायसराय के माध्यम से भारत में शासन करने का महारानी विक्टोरिया का निर्णय। ठीक है, यानी 1857 की क्रांति जब समाप्त हो गई, उसको हर तरह से दबा दिया गया, हर क्षेत्रों से। ठीक है, 1858 तक जब संपूर्ण क्षेत्रों की क्रांति, संपूर्ण रियासतों की क्रांति को दबा लिया गया, तो उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक 1600 में जिसकी स्थापना हुई थी, 1600 ईस्वी में, जिसे कि ब्रिटेन की महारानी ने 15 वर्षों के लिए ही व्यापार की अनुमति प्रदान की थी। वो बात दूसरी है कि उसका समय बढ़ता चला गया। ठीक है, लेकिन इस क्रांति के बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत की संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले ली और अपने वायसराय को भेजकर या वायसराय के माध्यम से अपने कार्यों का संचालन वो करने लगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो वायसराय हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन में उस समय 1857 की क्रांति के पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? लॉर्ड कैनिंग। अब बच्चों अगर देखा जाए तो ये आपसे प्रश्न बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आप उत्तर में क्या देंगे? लॉर्ड कैनिंग। हमने बच्चों इसमें अभी लिख दिया है, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग चूंकि यहाँ पर गवर्नर जनरल थे और वहीं से जो है सत्ता को समाप्त भी करना था कंपनी का, अब जो है यहाँ पर वायसराय की नियुक्ति भी करनी थी, तो ब्रिटेन की महारानी ने लॉर्ड कैनिंग को ही जो है भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय भी जो है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए इतना आप लोगों को याद रहेगा। अब ये था कि वायसराय के रूप में किसको भेजा जाए, तो लॉर्ड कैनिंग जो है उनको योग्य समझा गया और उन्हीं को जो है प्रथम वायसराय के रूप में महारानी विक्टोरिया ने इनको जो है नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चों, ब्रिटिश क्राउन या ताज के अधीन जो है भारतीय सेनाओं में सुधार क्या किया गया।
पहला कार्य जो किया गया 1 नवंबर 1858 को प्रेसिडेंसी सेना में ये प्रमुख सुधार किए गए। ठीक है, पहला है 18 वफादार बटालियनों के अतिरिक्त बच्चों 18 वफादार बटालियनों के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी की शेष संगठनों को समाप्त कर दिया। अब देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी को इसकी सजा मिल रही है क्योंकि बंगाल की ही प्रेसिडेंसी की सेनाओं ने विद्रोह किया था। बंगाल प्रेसिडेंसी की 34 वीएनआई इन्फेंट्री का नौजवान था मंगल पांडे। ठीक, और इतना भी देख लीजिए भारतीय सेना में उच्च वर्गों जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय के स्थान पर अब निम्न वर्गों की भर्ती का प्रारंभ किया गया। बच्चों उच्च वर्गों में जो ब्राह्मण, क्योंकि मंगल पांडे ने विद्रोह किया था तो भाई ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण कोई जो है गाय और सुअर की चर्बी को काट नहीं सकता था, अर्थात जो उच्च वर्ग थे उनसे इस बात की संभावना नहीं की गई कि वो इन कारतूसों का प्रयोग करेंगे, इसलिए और ब्राह्मणों से और क्षत्रियों से किसी भी समय, क्योंकि उच्च वर्ग थे, किसी भी समय ये विद्रोह कर सकते थे। ठीक है, इसलिए उन सब की भर्ती को समाप्त करके निम्न वर्गों की भर्ती यानी छोटी जातियों में एससी एसटी ओबीसी जो शारीरिक रूप से मजबूत थे उनको भर्ती किया गया। ठीक, चलिए, और पूरे भारतीय तोपखाने को समाप्त कर दिया गया। जो भारतीय तोपखाना था इसको समाप्त कर दिया गया, कहीं ऐसा न हो दोबारा अगर कोई अटैक करें तो तोपखाना इनके हाथ में रहे तो संपूर्ण अंग्रेजी तोपें अंग्रेजों के ही जो है माथे, अंग्रेजों के ही ऊपर चलाई जाए। ठीक है, और अंग्रेजी तोपखाने के ब्रिगेड की तैनाती की गई, यानी भारतीय तोपखाना समाप्त तो ब्रिटिश तोपखाने का ब्रिगेड या ब्रिटिश तोपखाना तैनात किया गया। यूरोपीय पैदल एवं घुड़सवारों को ब्रिटिश सेना में शामिल किया गया। ठीक है बच्चों, सैन्य विद्रोह वाले सैन्य क्षेत्र के सैन्य संगठनों को भंग कर उस क्षेत्र की उपेक्षा प्रारंभ कर दी गई, अर्थात उसकी अनदेखी प्रारंभ की गई। उस क्षेत्र का विकास करना कम कर दिए क्योंकि वहां से अंग्रेजों को विद्रोह मिला था। ठीक है, अगला नंबर है मद्रास प्रेसिडेंसी की 3 घुड़सवार रेजिमेंटों को छोड़कर संपूर्ण घुड़सवार सेना को पुरानी, बच्चों वही फिल्हेदार पद्धति आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, शिवाजी की सेना में फिल्हेदार पद्धति चलती थी घुड़सवारों की। ठीक है, पुरानी फिल्हेदार पद्धति पर गठित की गई संपूर्ण सेना को, केवल 3 को छोड़कर, वो भी मद्रास प्रेसिडेंसी की। और प्रेसिडेंसी सेनाओं में भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया गया और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया। ठीक है बच्चों, उन्हें इस बात का एहसास था कि कहीं एक प्रेसिडेंसी ने जब विद्रोह किया तो हमको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, अगर कहीं तीनों प्रेसिडेंसी सेनाओं ने अगर विद्रोह किया होता तो अंग्रेजों को क्या उठाना पड़ता। इसीलिए जो है भारतीय सैनिकों को कम और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। बच्चों ताकत में भारतीय सैनिक कम नहीं थे और ट्रेनिंग भी उनकी यूरोपीय पद्धति पर आधारित थी, इसलिए किसी मामले में वो अंग्रेजों से कमज़ोर नहीं थे। इसीलिए कहते हैं ना, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी मंगल पांडे ने। इनको पहले तीनों प्रेसिडेंसी सेनाओं को इस बात का जो है सूचना देनी चाहिए कि आप लोग जिन कारतूसों का प्रयोग कर रहे हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। ठीक है, और उसको आप लोग दांत से काट रहे हो, आप लोगों का धर्म नष्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ ये मंगल पांडे की थोड़ी सी गलती है बच्चों, या यूँ माना जाए कि वो ब्राह्मण देवता थोड़ा सा धैर्य नहीं दे पाए, धैर्य जो है नहीं रख पाए, इनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए था। ठीक है, अब चूंकि ब्राह्मण उग्र स्वभाव के होते भी हैं बच्चों, देखिए वैसे भी देखा जाता है, क्रोधी मुनि दुर्वासा प्रसिद्ध हैं ब्राह्मणों की, है ना। चलिए ठीक है, फिर भी धर्म के साथ जो है खिलवाड़ ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बच्चों ये मौका भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन मंगल पांडे थोड़ा सा धैर्य रखते और ये चीज़ें जो है अन्य प्रेसिडेंसी के सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को ये चीज़ें बताते चुपचाप जाके। ठीक है, चलो अगला है नंबर बच्चों, हाँ, ब्रिटिश सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया। आगे देखते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी में अंग्रेज एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है 1:2, अर्थात 1 अंग्रेज 2 भारतीय। बम्बई एवं मद्रास में 1:3 रखा गया। अब देखिए बंगाल में अंग्रेजों की सैनिकों को क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ जो है विद्रोह हुआ था। 1:2 बम्बई एवं मद्रास में 1:3 रखा गया। ठीक है, और देख लीजिए किलो तथा
स्ट्रैटेजिक महत्व के स्थानों पर अंग्रेजों का ही अधिकार बना रहा। स्ट्रैटेजिक महत्व का मतलब जो सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, उन स्थानों पर और प्रमुख किले, इन सब पर अंग्रेजों ने ही अपना आधिपत्य बना के रखा। क्योंकि किले बच्चों शक्ति का मतलब एक प्रकार से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं किले। और भारतीय सैनिकों को खाकी वर्दी दी गई तथा इन्हें भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की सेना कहा गया। तोपखाने एवं सिग्नल, बच्चों देख लीजिए क्या सजा मिली भारतीयों को। तोपखाने एवं सिग्नल जैसे महत्वपूर्ण विभाग से भारतीयों को हटा दिया गया। पंजाब की अनियमित सेना को पंजाब फ्रंटियर फोर्स के नाम से पुनः गठित किया गया तथा उसमें 5 बैटरी तोपखाने को रखा गया। ठीक है बच्चों। और देखिए विभिन्न लड़ाकू जातियों को भर्ती कर 14 नई बटालियनों का गठन किया गया। हैदराबाद यूनिट में 4 बैटरी तोपखाने की नियुक्ति की गई। तोपखाने की इकाई क्या होती है बच्चों? बैटरी। ध्यान दीजिएगा, 4 बैटरी तोपखाने को नियुक्त किया गया। और 1857 के पहले कंपनी में जो भारतीय सैनिक थे 2,38,000 और उन्हें घटाकर 1,40,000 निर्धारित कर दिया गया। कहने का मतलब 1857 के समय, 1857 की क्रांति में जो भारतीयों की संख्या थी 2,38,000 थी। और 1857 की क्रांति के बाद यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन इनकी संख्या घटाकर बच्चों लगभग आधी से थोड़ा सा अधिक है, यानी 2,38,000 थी, 1,40,000 निर्धारित कर दी गई। अब देखिए ब्रिटिश क्राउन के अधीन प्रेसिडेंसी सेना के पुनर्गठन की प्रक्रिया 1861 से प्रारंभ होकर 1865 तक चलती रही। 1865 में ब्रिटिश सेना में 42 घुड़सवार रेजिमेंट, 142 पैदल रेजिमेंट तथा 9 बैटरी तोपखाना मौजूद था। यानी 1861 से 65 तक ये पुनर्गठन की जो प्रक्रिया चली जो है, उसके बाद जो अंग्रेजों की सेना जो बची, जो भारत में सेना बची, उसमें जो है 42 घुड़सवार रेजिमेंट, ठीक है, 42 घुड़सवार रेजिमेंट, 142 पैदल रेजिमेंट तथा 9 बैटरी तोपखाना उस समय रखा गया। ठीक है बच्चों। अठारह में तीनों प्रेसिडेंसियों को समाप्त कर प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से 4 कमांडों में गठित किया गया। ठीक है, नंबर 1 पंजाब कमांड, नंबर 2 बंगाल कमांड, नंबर 3 मद्रास कमांड, नंबर 4 बम्बई कमांड। और देखिए बच्चों प्रत्येक कमांड का कमांडर जो है लेफ्टिनेंट जनरल पद का ऑफिसर होता था, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता था। ठीक है, जो सीधा जो है भारत के सेनाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, अब देखिए नवंबर 1902 में लॉर्ड किचनर को भारत का सेनाध्यक्ष बनाया गया। इसने ब्रिटिश सेनाओं को सशक्त बनाने हेतु 1903 में प्रमुख सुधार किए। बच्चों ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि लॉर्ड किचनर को भारत कब भेजा गया या भारत का सेनाध्यक्ष कब बनाया गया। ठीक है, लॉर्ड किचनर ने सुधार कब प्रारंभ किया, इसलिए ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या सुधार किया था बच्चों, इसमें देख लेते हैं हम। 1 जनवरी 1903 को भारतीय स्टाफ कोर को समाप्त करके उसके समस्त अफसरों या अधिकारियों को भारतीय सेना के अफसर का नाम दिया गया। ठीक, 9 जनवरी 1903 को मद्रास कमांड को विभाजित कर अलग से वर्मा कमांड की स्थापना की गई। अप्रैल 1903 में हैदराबाद सैन्य यूनिट को समाप्त किया गया तथा पैदल सेना को मद्रास एवं घुड़सवार सेना को बम्बई कमान में मिला लिया गया। ठीक है, अप्रैल 1903 को पंजाब कमान को समाप्त करके उसके सैनिकों को अन्य कमानों में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है बच्चों, और लड़ाई में रुचि न रखने वाली टुकड़ियों को, लड़ाई में युद्ध में रुचि न रखने वाली टुकड़ियों को समाप्त करके गोरखा बटालियन को संगठित किया गया। सैनिकों का वेतन, पेंशन तथा पदोन्नति अधिक बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। 1904 में संपूर्ण भारतीय सेना को उत्तरी तथा दक्षिणी 2 सेनाओं में
गठित किया गया, जिनका मुख्यालय क्रमशः रावलपिंडी तथा पूना में स्थापित किया गया। कहने का मतलब उत्तरी कमांड का नेतृत्व रावलपिंडी में, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पूना में स्थापित किया गया। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, यहीं पे इसको हम समाप्त करते हैं। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना की क्या स्थिति रही थी। तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।